हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, करेंट अफेयर के अपने इस प्रोग्राम में आज हम लोग का चौथा दिन है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अक्टूबर माह के करेंट अफेयर को पढ़ रहे हैं। करेंट अफेयर का हम लोग दोस्तों डेली शाम 4 बजे हम लोग मिनी टेस्ट के तौर पर एक प्रोग्राम लेके आए हैं। इस टेस्ट सीरीज को ध्यान देंगे, जो ये मिनी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में बेसिकली जो हम लोग का करेंट अफेयर का टेस्ट था, जो यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम लोगों ने चलाया था, उसी टेस्ट को हम लोग डेली क्या कर रहे हैं कि 10-10 क्वेश्चंस आप लोग से डिस्कस कर ले रहे हैं। इससे दो फायदे हैं। एक तो वो दोस्त जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं उन दोस्तों को करेंट अफेयर की जो टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो लोग पाना चाहते हैं वो हम लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए। वहाँ पर हम लोग टेलीग्राम चैनल पर जैसे ये पूरा टेस्ट पूरा होगा, यानी नियर अबाउट 15 क्वेश्चन का ये टेस्ट है, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे कि इस टेस्ट की पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। सॉल्यूशंस को कोई बात इसलिए नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर डिस्कस कर ही रहे हैं। तो आप लोग को जो पेपर है, पेपर वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग पेपर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम लोग अपने उस टेस्ट 15 जो कि हम लोग का अक्टूबर माह का करेंट अफेयर था, उसका हम लोग 31 से लेके 40 नंबर के जो क्वेश्चन है, आज के 10 क्वेश्चन, उसको हम लोग चर्चा कर लेंगे। दोस्तों, आप लोग इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खबर में देखा गया कैस्टेलो रिजो कहाँ स्थित है। ध्यान देंगे, जो कैस्टेलो रिजो है बेसिकली एक द्वीप है, इस चीज़ को ध्यान देना है। कैस्टेलो रिजो क्या है? एक द्वीप है। हाल ही में ये क्या है कि जर्मनी और तुर्की के बीच का एक विवादित क्षेत्र हो गया है। असल में आधिपत्य को लेकर विवादित क्षेत्र नहीं रहा है, इस चीज़ को ध्यान देंगे, अभी हम समझा देते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि जर्मनी ने देखा कि इस द्वीप पे जो कैस्टेलो रिजो द्वीप है, यहाँ पे तुर्की का क्या देखा गया कि सर्वेक्षण जहाज देखा गया। यहाँ पे तुर्की का सर्वेक्षण जहाज जर्मनी ने देखा कि भैया तुर्की का सर्वेक्षण जहाज दिख रहा है, जा रहा है। जाहिर सी बात है, अगर ये सर्वेक्षण जहाज था तो कुछ खोजने जा रहा था। जर्मनी के अकॉर्डिंग वो इस द्वीप पर हाइड्रोकार्बन्स की खोज कर रहा था और इसी पे जर्मनी ने आपत्ति दर्ज की थी। तो ध्यान देंगे, ये द्वीप जो है वो भूमध्य सागर में स्थित है। अगर आप लोग इस द्वीप का लोकेशन देखना चाहते हैं तो आइए हम लोग दिखा देते हैं। इस द्वीप का लोकेशन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले से इस द्वीप को सर्च किए हुए हैं ताकि टाइम ना लगे। अब देखिए, यहाँ पे ये ईजिली पहले आप देख लीजिए, ये आप ईजिली देख रहे होंगे कि ये भूमध्य सागर का एरिया जो आपको दिख रहा है, और ये जो लाल से निशान है, बस इसको हम लोग जूम कर रहे हैं, और ये जो जूम करने पर द्वीप का नाम आ रहा है, आप ईजिली इसकी इंग्लिश पढ़ लीजिए। और ये कैस्टेलो रिजो द्वीप ही है जहाँ पे तुर्की की सर्वेक्षण जहाज देखी गई, जिसमें जर्मनी ने आपत्ति दर्ज की थी। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट लेके मैं इजीली डार्क करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो ये वो द्वीप है जिसको लेके बवाल मचा है। तो आप लोग इजीली यहाँ से समझ जाइए, यहाँ पे ही तुर्की की वो जहाज देखी गई और जर्मनी ने इस पर आपत्ति दर्ज किया है। तो यानी ये कहाँ पे है? भूमध्य सागर में है, भूमध्य सागर में है। तो चलिए इस तरह से हम लोग देख लिए, इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं और जो हम लोग का टेस्ट है वहाँ पे आते हैं। जो 32 नंबर क्वेश्चन है, आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्रायः ये सीधे पूछ लेगा कि इस द्वीप का लोकेशन क्या है, या मैचिंग पे क्वेश्चन यूपीपीसीएस दे सकती है, इसलिए बिल्कुल ध्यान देंगे कैस्टेलो रिजो द्वीप को। सेकेंड क्वेश्चन ऑपरेशन ग्रीन के बारे में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसी पे बेस्ड एक रेलगाड़ी चलाई गई थी। आप लोग हमको उस रेलगाड़ी का नाम बता सकते हैं? वो रेलगाड़ी महाराष्ट्र से के एक जगह से लेके बिहार की एक जगह के बीच में चलाई गई थी। आप लोग उस रेलगाड़ी का हमको लोग बता सकते हैं नाम, क्योंकि वो यूपीपीसीएस 2020 का क्वेश्चन बन के आ चुका है। यही रीज़न है कि इसी प्रोग्राम का चूंकि वो एक हिस्सा रहा है, ऑपरेशन ग्रीन को आत्मनिर्भर अभियान के एक भाग के रूप में निम्न में से किसके तहत कार्यान्वित किया जा रहा है? नीचे 4 मंत्रालयों का नाम लिखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी ऑप्शन में है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी ऑप्शन है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, और डी ऑप्शन है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ऑपरेशन ग्रीन को आत्मनिर्भर भारत के एक भाग के रूप में जिन 4 मंत्रालयों का नाम नीचे दिया गया है, इनमें से एक मंत्रालय को सही है, जो मंत्रालय इसको कार्यान्वित कर रही है। आपको सही आंसर इसका देना था। इसका सही आंसर है केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय। ध्यान देंगे, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ऑपरेशन ग्रीन नाम का जो ये एक हम लोग कह सकते हैं कि अभियान है, इसको कार्यान्वित कर रही है। बेसिकली ये अभियान है क्या, तो ध्यान देते हैं। हो क्या रहा कि देखेंगे कि गवर्नमेंट की एक टारगेट है कि किसानों की आय को दोगुना करना।
किसानों की आय को दोगुना करने के लिए जो इनके कृषि उत्पाद हैं, अगर वो मार्केट में खराब होने के पहले पहुंच जाए, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है बेसिकली सामान्यतः क्या होता है कि जल्दी खराब हो जाते हैं। खासतौर पे फल और सब्जी जो किसान उगाते हैं उनके लिए एक समस्या क्या है कि अगर परिवहन सुविधा सुदृढ़ नहीं होती है तो उनको घाटे का सामना करना पड़ता है प्रायः। तो जो फल और सब्जियां हैं वो आसानी से मार्केट में पहुंच सके, ईजिली उनका खपत हो सके, ताकि जो नुकसान है वो कम से कम हो सके और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और रेल मंत्रालय को बेसिकली क्या किया कि एक जो किसानों के अधिशेष थे उन अधिशेष पे क्या हुआ है कि उनके ढुलाई के लिए, यानी जैसे सपोज कि XYZ ये जगह है जहाँ पे इसका उत्पादन हो रहा है और इस B जगह पे सपोज मान लेते हैं कि ये हो गया महाराष्ट्र और ये हो गया बिहार। अब यहाँ से उस प्रोडक्ट को यहाँ पे लेके आना है, ईजिली वो कम टाइम पीरियड में ये प्रोडक्ट यहाँ पे आ सके ताकि प्रोडक्ट जो है वो खराब ना हो सके। इसके लिए क्या हुआ कि रेल सुविधा का सहारा लिया गया कि मतलब सीधे हम लोग कह सकते हैं कि परिवहन सुविधाएं उत्पन्न कराई गई या दी गई, जिसमें 50% की सब्सिडी दे दी गई। यानी क्या है कि जो लागत आएगी उसमें 50% जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट वहन करेगी। तो इस तरह से क्या होगा कि एक तो दो फायदे इसके, एक तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो खराब नहीं होगा, दूसरा ईजिली जो किसानों का घाटा है वो घाटा नहीं होगा, और जो 2 गुना उनकी हम लोग कह सकते हैं कि आय का हम लोग एक टारगेट रखे थे वो टारगेट पूरा हो सकता है। तो हम लोग सीधा याद करेंगे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की एक पहले इस चीज़ को याद रखना है। आगे हम लोग 33वां नंबर क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश में, ध्यान देंगे मध्य प्रदेश में चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, तो पेपर में क्वेश्चन एक तो यही आ सकता है कि चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है, स्थापित किया था। नाम उनका पूछ रहा है, जिसको हम लोग देश का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय माना जाता है। यानी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय विश्व का जो देश का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय माना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ध्यान देंगे मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया, उस महापुरुष का नाम बताना है। भारत के राजनीति के एक सक्रिय सदस्य रहे हैं, RSS के भी सदस्य रहे हैं और देश के ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। इनका नाम था चंडिका दास अमृतराव देशमुख। ध्यान देंगे इनका नाम था चंडिका दास अमृतराव देशमुख। आप लिख देते हैं चंडिका दास अमृतराव देशमुख। दोस्तों इस प्रोग्राम को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और UPSC हिंदी चैनल को आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या कि जो नोटिफिकेशन है हम लोग कंटिन्यूटी के साथ क्या करेंगे कि जो भी अच्छे प्रोग्राम्स होंगे, जैसे अभी हम लोग करंट अफेयर के प्रोग्राम आप लोग के पास डेली, अब इसको कंटिन्यूटी के साथ चलाया जाएगा। अब ये कभी बंद नहीं किया जाएगा। आगे जो दोस्त RO का एग्जाम दे रहे हैं या आयोग जो भी एग्जाम आयोजित कराती है उन सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। आगे देखेंगे कि चंडिका दास अमृतराव देशमुख, इन्होंने ही इस विश्वविद्यालय को स्थापना की थी और इनको हम लोग कहते हैं, बेसिकली इनका एक नाम है जो फेमस नाम है और वो नाम है नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख RSS के एक सदस्य थे और ध्यान देंगे ये भारत रत्न से भी सम्मानित किए गए थे। ध्यान देंगे भारत रत्न से ये सम्मानित किए गए थे। भारत रत्न से जाहिर सी बात है जब RSS के ये सदस्य थे और उपराष्ट्रपति पहले थे, लेकिन गवर्नमेंट जब BJP की आएगी तभी इनको भारत रत्न दिया जाएगा। तो इसका रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं कि 2019 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, रिसेंट में ही अंबेडकर का जन्म दिवस भी था। कब, आप लोगों को टाइम बता दीजिए कब था, तो 14 तारीख, अभी रिसेंट में जो 14 तारीख बीती है इसी में अंबेडकर की जयंती थी। और ये जो नानाजी देशमुख थे इनकी जयंती के ही अवसर पर हम लोग क्या करेंगे, यही रीज़न था, चूंकि इनकी जयंती अभी रिसेंट में ही थी, अक्टूबर माह में ही, इसी रीज़न से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया था। ठीक है, अभी अंबेडकर साहब की जयंती है तो उनके जयंती के अवसर पर हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, ध्यान देंगे अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। अब इसके संबंध में 2 स्टेटमेंट दिया गया है और सही नहीं है, जो गलत स्टेटमेंट है वो बताना है। ध्यान देंगे जो गलत स्टेटमेंट है दोस्तों उसको बताना है। तो इसमें जो पहला करा कि इस मिशन का उद्देश्य, ध्यान देंगे करा कि इस मिशन का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में SC और ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बीच नवाचार एवं उद्यम को बढ़ावा देना है। एक स्टेटमेंट दे रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट को अगर हम लोग ध्यान दें
तो कह रहा है कि ये एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया था। तो अगर हम लोग दोस्तों ध्यान से अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को ही ध्यान दें तो ध्यान देंगे कि इसके तहत, इस मिशन के तहत क्या किया जा रहा है कि देश के विभिन्न जो उच्च शिक्षण संस्थानों में, जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनमें प्रौद्योगिकी व्यापार इंक्यूबेटर के माध्यम से 4 सालों में, यानी अगले 4 सालों में हम लोग कह सकते हैं 2020 चल रहा है, सॉरी 21 चल रहा है, तो 25 तक अगले 4 सालों में स्टार्टअप आधारित विचारों के साथ एससी के 1000 युवाओं की पहचान की जाएगी। यानी इसमें पहला टारगेट क्या हुआ कि नवाचार, ध्यान देंगे कि इसमें एससी के, अनुसूचित जाति के 1000 युवाओं की पहचान की जाएगी, जिसके बाद उन्हें इक्विटी फंडिंग के तौर पर इन जिन एससी के इन स्टूडेंट्स की पहचान की गई है, इन स्टूडेंट्स को इक्विटी फंडिंग के तौर पर 3 वर्ष में, यानी अगले 3 वर्ष में 30 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा ताकि वे अपने स्टार्टअप स्थापित करने के विचार को वाणिज्यिक उद्यम में परिवर्तित कर सके। यानी बेसिकली क्या किया जाएगा कि एससीज को इनोवेशन और उद्यमी बनाने के लिए, यानी हम लोग कह सकते हैं एससी जो छात्र हैं उनको नवाचार में बढ़ावा देने के लिए, उनको उद्यम में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से ध्यान देंगे। यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि एसटीबी, ऑप्शन को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे एससी के साथ साथ एसटीबी लिखा हुआ है, जबकि ये प्रोग्राम क्या है कि केवल और केवल एससी के लिए है। ध्यान देना है, ये प्रोग्राम केवल और केवल अनुसूचित जाति के लिए है, यानी जो अनुसूचित जाति के 1000 युवाओं की पहचान की जाएगी स्टार्टअप्स आधारित विचारों के लिए, वो अगले 4 वर्षों में वो एससी के स्टूडेंट है, ना कि एससी और एसटी दोनों के। ठीक है, और उनको 30 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे एससी और एसटी दोनों का नाम लिखा हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट को देखेंगे तो कह रहा है कि इसको एमएसएमई मंत्रालय ने इसके अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। तो ध्यान देंगे कि इस मिशन को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है। आप लिख लेते हैं, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, इसके द्वारा इस मिशन को शुरू किया गया। तो इस चीज को ध्यान देंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी इस हिसाब से गलत हो गया, और चूंकि सही नहीं है क्वेश्चन का था डिमांड, तो सी ऑप्शन इसका सही है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड जो इंक्यूबेशन मिशन है, इस मिशन का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत, यानी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एससी के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके छात्रों के बीच नवाचार एवं उद्यम को बढ़ावा देना है। और अगर छात्रों की संख्या पूछता है तो 1000 याद रखेंगे, केवल एससी दोस्तों याद रखेंगे। केवल शब्द भी देखिए आपको परेशान कर सकता है, लिख देगा केवल अनुसूचित जाति के बच्चों को, केवल अनुसूचित जाति के बच्चों को। और क्या पता कि आप लोग केवल वर्ड देख के इस आंसर को काट दें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि स्टेटमेंट में अगर केवल वर्ड आ गया है तो लोग काट देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी आ सकता है, इस चीज को ध्यान देंगे। आगे हम लोग आते हैं 35वें नंबर क्वेश्चन पे। 35वां नंबर क्वेश्चन भी एग्रीकल्चर से ही है और कह रहा है MACS 6478 6478 क्या है। बेसिकली ये गेहूं की एक किस्म है जिसकी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी आम किस्म के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है, यानी सीधा हम लोग कह सकते हैं नियर अबाउट 2 टाइम्स है। जैसे हम लोग देखेंगे नॉर्मली क्या है कि 1 हेक्टेयर में 25 से 30 क्विंटल ही उत्पादकता होती है। आम हम लोग अगर गेहूं की किस्मों को देखें, लेकिन इस किस्म की क्या विशेषता है कि 45 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उत्पादकता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये अत्यधिक उत्पादकता वाली एक किस्म है गेहूं की। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। आगे हम लोग आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। कहा कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC निम्नलिखित में से किस विभाग के अंतर्गत है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद किस विभाग के अंतर्गत है, और इसको देखते हैं। तो जो 36 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ध्यान देंगे, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ये जो है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत है। ध्यान देंगे, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत है। और ये जो विभाग है, ध्यान देंगे, ये जो विभाग है दोस्तों उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, ये विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ध्यान देंगे, पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये विभाग जो है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन पे। तो ICCR यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है और कह रहा है कि यह परिषद की स्थापना 1950 में पटेल ने की थी। ध्यान देंगे दोस्तों, पटेल ने, जबकि इस परिषद की स्थापना पटेल ने नहीं की थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ध्यान देंगे, इसकी स्थापना मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद ने की थी, जो कि भारत के फर्स्ट हम लोग कह सकते हैं शिक्षा मंत्री थे, पहले शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने की थी। यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, सही पूछा है, तो जब पहला गलत हो गया तो यानी एक गलत हो गया और ये गलत हो गया, बी और डी में से ही कोई सही होगा। आइए कह रहा है ये भारत का एक स्वायत्त संगठन है, तो भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना 1950 में मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था और यह भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। 38वां नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, हडौती क्षेत्र के बारे में बोल रहा है। बेसिकली पर्यटन मंत्रालय ने क्या किया है, राजस्थान में पर्यटन यानी टूरिज्म को और विस्तार देने की योजना पे काम कर रही है। तो ध्यान देंगे, राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है बूंदी, और ये जिला जो है जिस क्षेत्र में पड़ता है उस क्षेत्र का नाम है हडौती क्षेत्र। ध्यान देंगे, राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है बूंदी, और ये जो बूंदी जिला है बेसिकली यह हडौती क्षेत्र में पड़ता है। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश को कई सारे एरिया में डिवाइड करते हैं, पूर्वांचल क्षेत्र, ऐसे कई सारे, तो वहाँ पे जो राजस्थान का हडौती क्षेत्र है जो कि बेसिकली दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है। तो देखेंगे वहाँ पे जो जिला हडौती है, हडौती को एक चीज़ बूंदी है, बूंदी को एक चीज़ और ध्यान देंगे, बूंदी को कई अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे सीढ़ीदार बावड़ी के शहर, नीले शहर या छोटी काशी। ठीक है, तो छोटी काशी के नाम से, नीले शहर के नाम से, सीढ़ीदार बावड़ी शहर के नाम से बूंदी शहर को प्रायः इतिहास में जाना जाता है। बूंदी शहर को क्या थी, इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो बूंदी शहर इसके पूर्व में, आज़ादी के पूर्व में हम लोग देखेंगे कि राजपूत, प्रायः राजस्थान क्या रहा है, राजपूतों का एरिया रहा है, तो राजपूतों की यह राजधानी रही है, राजपूतों की यह राजधानी रही है, जो कि अब क्या है, इतिहास के पन्ने से गायब है। तो प्रायः क्या किया जा रहा है अभी राजस्थान, ठीक है, राजस्थान सरकार ने क्या किया था, पर्यटन मंत्रालय ने क्या किया था कि बूंदी एक भूली हुई राजपूत राजधानी की स्थापत्य विरासत, स्टेटमेंट सुन लेंगे, बूंदी एक भूली हुई राजपूत राजधानी, की स्थापत्य विरासत। इसी शीर्षक से क्या किया था कि देखो अपना देश वेबिनार, जो हम लोग जो पर्यटन मंत्रालय चला रही है, बेसिकली ये जो शीर्षक से क्या था, राजस्थान पे केंद्रित थी। तो बूंदी क्या है ना कि राजपूतों की एक राजधानी थी, कोशिश किया गया है कि बूंदी को प्रमोट किया जाए। बूंदी को प्रमोट करने से क्या होगा कि बेसिकली इस रीजन में यानी दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में क्या होगा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे इस दक्षिण पूर्वी राजस्थान के एरिया की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो सुदृढ़ हो सकेगी और कनेक्टिविटी है वो भी बढ़ सकेगी, जो कि देश की एकता के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हडौती क्षेत्र किसका है, इसकी जगह पे बूंदी पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा बूंदी जिला और किस राज्य का है, तो ध्यान देंगे राजस्थान का है। प्लाज्मा थेरेपी पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर माह में देखेंगे। प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है, काफ़ी चर्चा का विषय रही है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्लाज्मा थेरेपी को लेके, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली वासी या हम लोग कह सकते हैं मित्र, जो भी वो लोग बोलते हो, जो कोविड पेशेंट हो चुके हैं और उससे उबर चुके हैं, उनसे उनकी प्लाज्मा मांगी थी, क्योंकि बेसिकली प्लाज्मा क्या थी ना, जो मरीज उस रोग से यानी कोविड-19 के संक्रमण से निकल चुके हैं, उनकी जो प्लाज्मा है बेसिकली वो क्या है, एक एंटीबॉडी का सोर्स हुआ करती थी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था ताकि जनहित में आप लोग दीजिए, और संबित पात्रा जो कि बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता है हम लोग कह सकते हैं, उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट भी किया था। तो हम लोग देख सकते हैं कि एंटीबॉडी का एक सोर्स होती है, तो बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट, अगर हम लोग नॉर्मली आर भारत का डिबेट देखते होंगे तो सही कर देंगे। प्लाज्मा एक रक्त का तरल हिस्सा है, क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी में इजीली लिखा हुआ है, तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही है।
40 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें भारत को 94वां स्थान मिली है। तो स्टेटमेंट एक बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट एक बिल्कुल सही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को इस बार 94वां स्थान मिली है और भारत को गंभीर भूख की श्रेणी में रखा गया है, गंभीर भूख की श्रेणी में रखा गया है। इस हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। ध्यान देंगे पिछले साल जो भारत की रैंकिंग थी वो 102 थी, यानी रैंकिंग में कुछ सुधार देखने को मिली है, इस चीज को ध्यान में रखना है। 2020 की जो ये GHI यानी ग्लोबल हंगर रिपोर्ट है, इसमें भारत के अगर स्कोर पेपर में पूछते तो 27.2 है। ध्यान देंगे 27.2 भारत की रैंकिंग है। एक मेंस के लिए इसमें एक रिपोर्ट में बात की गई है, ये मेंस के लहजे से बेहद इंपॉर्टेंट है, आइए उसको देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 14% आबादी, लिख देते हैं यहां पे, भारत की 14% आबादी कम पोषित है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 14% आबादी क्या है, कम पोषित है और देश में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बीच, कुपोषण वगैरह पर अगर क्वेश्चन आता है इजीली लिख दीजिएगा, बच्चों के बीच 37.4% स्टंटिंग को हम लोग कहते हैं नाटापन, यानी हम लोग छोटापन कह सकते हैं, और 17.3% की वेस्टिंग मतलब निर्बलता, वेस्टिंग ब्रैकेट में लिख देते हैं निर्बलता दर्ज की गई है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एक मेंस के लहजे से इंपॉर्टेंट था, कुपोषण पे क्वेश्चन है तो आप लोग लिख सकते हैं। बाकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में देख लिए, पर्यटन मंत्रालय का जो देखो अपना देश पॉलिसी थी, जिसके अंतर्गत एक हम लोग कहते हैं एक जो बूंदी एक भूली हुई राजपूत राजधानी नाम से शीर्षक से एक जो योजना चलाई गई, या एक शीर्षक, उसमें हम लोग देखेंगे हड़ौती क्षेत्र की बात की गई है, जिसमें जो कि वहाँ पे एक बूंदी जिला है और वो राजपूतों की राजधानी रही है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुल 10 क्वेश्चंस को देख लिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। तो जिन दोस्तों को ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, कोशिश कीजिए कि शाम 4 बजे के करीब में डेली यूट्यूब चैनल पे ये करंट अफेयर के प्रोग्राम आपको मिलेंगे। आप लोग नियमित तौर पर इसे जुड़ के अपनी करंट अफेयर की तैयारी को और भी सुदृढ़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने अन्य दोस्तों को भी इस प्रोग्राम से जोड़िए। धन्यवाद।